हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 8 में आज का टॉपिक है विद्युत चुम्बकीय तरंग और इनके गुण। विद्युत चुम्बकीय तरंग किस प्रकार से उत्पन्न होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे और इससे संबंधित जैसी बोस का प्रयोग, हर्ट्ज का प्रयोग, मार्कोनी का प्रयोग हम अगले लेक्चर में देखेंगे। एक लेक्चर में हर्ट्ज का प्रयोग और एक लेक्चर में जेसी बोस का प्रयोग, मार्कोनी का प्रयोग, ये सब कुछ मैं समझा दूंगा। बिल्कुल आप चिंता ना करें, बस आप लोग लिखते चलें, नोट्स बनाते चलें। विद्युत चुम्बकीय तरंग के पहले में कोई अवधारणा नहीं थी, बट इतना अवधारणा जरूर था कि भाई किसी चालक तार में यदि धारा प्रवाहित करे। ऑरस्टेड ने बताया था कि एक हमारे पास चालक तार है, इस चालक तार में यदि धारा प्रवाहित करें तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। फिर इसके बाद तो कई सारे एम्पियर के तैरने का नियम है ना। तो भाई साहब इस प्रकार से कुछ इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र तो सिर्फ ऑरस्टेड ने बताया, केवल ये बता दिया भाई साहब कि एक चालक तार है जिसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। इसके बाद प्रायोगिक अध्ययन उन्होंने किया कुछ, लेकिन बाद में एम्पियर के तैरने का नियम दिशा बताता है, फिर उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताई गई। तो कई सारे नियम आए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, ये सब चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। तो केवल ऑरस्टेड ने इतना बताया था कि एक चालक तार पर धारा प्रवाहित किया जाए तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बाद में यह देखा गया कि भाई साहब कहीं ना कहीं जब चालक तार में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो आवेश का प्रवाह होता है। धारा क्या है? धारा क्या है आप ही बताओ। आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। समय के साथ कितना आवेश बह रहा है वो धारा है। मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? तो आवेश के गति के कारण। जब आवेश किसी वेग u से या v से गतिमान है तब इस गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। इसके पहले बच्चों मैंने यह भी बताया था आपको कि यदि कोई आवेश स्थिर रखा है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। यानी स्थिर आवेश है उसके कारण एक विद्युत क्षेत्र जनरेट हो जाता है। लेकिन वहीं पे बताया गया कि जब आवेश प्रवाह हो रहा है, मतलब आवेश गति कर रहा है, तब उसके कारण एक और क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसे हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या? चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो किसके कारण होता है? आवेशों की गति के कारण। भाई साहब जब आवेश की गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और स्थिर के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो कहीं ना कहीं हम ये भी तो कह सकते हैं कि आवेश गति कर रहा उसमें भी हमारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब स्थिर में कोई आवेश विद्युत क्षेत्र पैदा कर सकता है तो गति में क्यों नहीं कर सकता? करेगा। उसमें आकर्षण की क्षमता तो उतनी ही रहेगी और गति में साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी जनरेट कर रहा है। तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि गतिमान आवेश किस प्रकार से क्षेत्र उत्पन्न करता है? तो गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। लेकिन जब स्थिर आवेश की बात आ जाती है तो स्थिर आवेश केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? समझ में आ गया कि भाई साहब यदि स्थिर आवेश है तो विद्युत क्षेत्र तैयार होगा, लेकिन वहीं पे गतिमान आवेश है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या है? उत्पन्न होते हैं। अब इसकी अवधारणा को भाई साहब मैक्सवेल ने अपने प्रयोग में बताया कि जो कोई भी आवेश गति कर रहा होता है तो इससे चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है, साथ में विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है जो कि एक दूसरे के लंबवत होते हैं। मैं थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। मान के चलता हूं ये प्यारे बच्चों E को प्रदर्शित करेगा, यानी विद्युत क्षेत्र को, इसके लंबवत। अब यहां पर मैं लंबवत, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है, y है, यहां पे x है, और यहां पर मैं तरंग की संचरण की दिशा बनाऊं। तो पहले मैं यहां पर एक E का मान बताता हूं। ये विद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार से तरंग के रूप में चलेंगी, है ना, ऐसे चलेंगी, और जो चुंबकीय क्षेत्र होंगे इसके लंबवत होंगे। बिल्कुल आपको समझाऊंगा, आप परेशान मत होना कि सर कैसे कर दिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ इस प्रकार से इसको मैं मान के चलता हूं ये चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। क्या बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र।
ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। और जो मैंने पहले बनाया था ये मेरा कौन सा क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र है। ये किस प्रकार से होती है, जैसे मैं मान के चल रहा हूं, थोड़ा सा समझिएगा। ये मेरा अक्ष है, देखो जरा, मैं मान के चलता हूं कि ये जो हमारा है एक विद्युत क्षेत्र है। क्या है, विद्युत क्षेत्र, ऐसे, ठीक है। ये अभी दिख नहीं रहा है, मैं आपको बताता हूं। तो इसके लंबवत ही चुंबकीय क्षेत्र होता है, ऐसा, ठीक है। ये बीच में तरंग, ऐसा, देखो समझो, थोड़ा समझना, मैं आपको कैसे बताता हूं भाई साहब, थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये मेरा क्या है, विद्युत क्षेत्र बता रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र बता रहा है। अब होता क्या है, जैसे मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो गया, चुंबकीय क्षेत्र, इसके कारण क्या हो, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। इसी विद्युत क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र फिर से तैयार हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। फिर इसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फिर इस विद्युत क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र, फिर चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और यही क्रम लगातार चलता रह जाता है। मतलब कोई भी आवेश गति कर रहा है तो एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट कर दिया। अब चुंबकीय क्षेत्र जैसे जनरेट किया, मान लीजिए इसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, और फिर यह विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, फिर ये प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र, फिर विद्युत क्षेत्र बनाएगा। ये क्रम लगातार चलता जाएगा। अब इन दोनों का मिश्रण ही, मिश्रित रूप ही एक तरंग का निर्माण करता है, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहा गया। यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों उन तरंगों को कहते हैं जिनमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के परस्पर लंबवत इस प्रकार ज्यावक्रिय दोलन करते हैं कि ये दोलन तरंग संचरण की दिशा पे हो। मतलब ये तरंग संचरण की दिशा ऐसी होती है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक दूसरे के लंबवत होती हैं, मैंने इसको इसीलिए बताया भाई साहब। ये देखो, ये मेरा तरंग संचरण की दिशा है, इसमें देखो तो ये भी लंबवत, ये भी लंबवत, ठीक है, और ये एक दूसरे के लंबवत है। ये मेरा मान लो ये बता रहा है विद्युत क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र, तो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, लंबवत कंपन करते हैं। आपको दिख नहीं रहा है ऐसा डायग्राम में, ऐसा थोड़ी ना समझ में आएगा भाई साहब, ठीक है। ये बिल्कुल लंबवत करते हैं। जैसे मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है ऐसा, इसमें विद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार से चल रहा था, ऊपर नीचे ऐसा करके। अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे चल रहा है, मान लो कुछ इस प्रकार से, ये लंबवत होगा ना, तो चुंबकीय क्षेत्र इसके परपेंडिकुलर ऐसे चल देगा, ठीक है। ये चीजें हैं, तो थोड़ा समझो आप लोग कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का जो मिश्रित रूप है, जो तरंग बन रहा है, वही हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। सिंपल है, कुछ भी नहीं, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण। ये जो है विद्युत चुंबकीय तरंग जो है दोलनी आवेश अथवा त्वरित आवेश के कारण उत्पन्न होती है। मतलब जितना आवेश गमन करेगा, गति करेगा, तो आवेश के गति के कारण हमारा क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा नंबर है, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, निर्वात में भी गमन करते हैं। मतलब किसी भी माध्यम में भी गमन कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि माध्यम हो ही। ये इन तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। ये तरंगे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब इन पर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र कोई प्रभाव नहीं डालता। इसका कारण भी है, तरंग में कोई आवेश नहीं होता, यदि तरंग में आवेश होता तो प्रभाव डालता। ये तरंगे ध्रुवित होती हैं। साथ में अगला नंबर है, ये तरंगे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन एवं ध्रुवण के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। आगे चलकर जो अगला चैप्टर आएगा, बिल्कुल चिंता न करो, प्रकाश से संबंधित जब हम अध्ययन करेंगे वहां पर परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण सब कुछ क्रम से आपको पूरे लेक्चर के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे, आप परेशान मत होना। ये तरंगे अपने साथ ऊर्जा का स्थानांतरण करती हैं और यह ऊर्जा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में समान रूप से वितरित रहती है। एक तो सबसे बेहतर आपको बताया ही नहीं कि इन तरंगों का वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इन तरंगों का वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, ठीक है। ये सबसे बेहतरीन रूप है। प्रकाश का वेग कितना होता है बच्चों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद कर लो, इन तरंगों का वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो कितने आप इनके गुण कितने तैयार करोगे, तो कम से कम 5 तो तैयार होना चाहिए, ठीक। तो पहला आपका गुण क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे किसके कारण उत्पन्न होती हैं, तो त्वरित आवेश के कारण उत्पन्न होती हैं। इन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दो सरल पहले याद कर लो। इनकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, ये ध्रुवित होते हैं, ठीक है, तो 4 हो गया। इनका वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है, तो 5 हो गया।
ये तरंग अपने साथ ऊर्जा का स्थानांतरण करती हैं, तो कितना हो गया, 6 हो गया। ये तरंग ये परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। तो कुछ ऐसे इजी आप तैयार कर लो। इन तरंगों का रेखीय संवेग होता है, मतलब इनमें एक निश्चित संवेग होता है, ध्यान रखना, ठीक। तो 5-6 आप तैयार कर लो। और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स। तो ये आपका हो गया, छोटा सा ही लेक्चर दे रहा हूं ताकि आप लोग तैयार कर लो। और इसके बाद इसमें जो मैंने आपको बताया था हर्ट्ज का प्रयोग, उसे भी समझाऊंगा, मार्कोनी का प्रयोग, इसे भी समझाऊंगा, ठीक है, जेसी बोस का प्रयोग, जिन्होंने इससे संबंधित अवधारणा प्रस्तुत की। ओके बच्चों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर करें जरूर, और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।